प्रिय छात्रों, देखिए 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ बोर्ड एग्जाम के लिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये जो 50 क्वेश्चन है, अगर आप परीक्षा से पहले इसको देख कर जाते हैं तो निश्चित तौर से इसमें से पूरे के पूरे क्वेश्चन आप लड़ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं विज्ञान के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ठीक है ना, तो परीक्षा से पहले इन प्रश्नों को जरूर देख कर जाएँ। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। यहाँ जो है अभिक्रिया एक दिया हुआ रासायनिक समीकरण दिया हुआ है, तो इसमें जो है एल्युमिनियम जो है इसके साथ क्रिया करता है। तो देखिए इसमें क्या कर रहा है, तो इसमें से क्या करता है कि आयरन को जो है विस्थापित कर देता है, अर्थात यह जो प्रक्रिया है, यह जो रासायनिक अभिक्रिया है वह विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होती है। तो श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होती है सिल्वर क्लोराइड अर्थात AgCl। AgCl जो है श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होती है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा जो प्रश्न है, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड विलयन का pH मान है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड विलयन का जो pH मान होता है वो 7 से कम होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चौथा जो प्रश्न है, क्षारीय विलयन का pH है। ठीक है ना, क्षारीय विलयन का जो pH होता है वह 7 से अधिक होता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक होता है अम्लीय विलयन, तो अम्लीय विलयन का pH मान 7 से कम होता है और क्षारीय विलयन का pH मान 7 से अधिक होता है, इसलिए ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। शुद्ध जल का pH मान होता है, तो शुद्ध जल का pH मान कितना होता है, 7 होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। छठवां जो प्रश्न है, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पेयजल को जीवाणु रहित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। पेयजल को जो पानी होता है ना, तो उसमें बैक्टीरिया होती हैं, उसको मारने के लिए इसमें से किसका उपयोग किया जाता है। देखिए बैक्टीरिया को मारने के लिए हम ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर का जो सूत्र होता है CaOCl2, यही ऑप्शन आपका ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सातवां जो प्रश्न है, अम्लीय वर्षा के जल का संभावित pH मान होता है। जो अम्लीय वर्षा होती है तो उसका जो जल होता है उसका संभावित pH मान होता है 5.2, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आठवां जो प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बेकिंग पाउडर को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है। तो बेकिंग पाउडर को गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल है ना, सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु की संख्या है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 2 होती है, अर्थात ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 10वां जो प्रश्न है, आप देखिए कि कौन सी धातु साधारण ताप पर जल से अभिक्रिया करती है। कौन सी धातु साधारण ताप पर जल से अभिक्रिया करती है। साधारण ताप पर सोडियम, ये दोनों जो जब जल में डाला जाता है तो ये जलने लगती हैं, अर्थात धुआं देने लगती हैं, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 11, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप होता है, क्योंकि टीन की अपेक्षा जिंक जो होता है ना अधिक अभिक्रियाशील है। मतलब टीन जो है ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन जिंक जो है ज़्यादा रिएक्ट करता है, इसलिए जो है जिंक की अपेक्षा कम क्रियाशील, अर्थात जिंक अधिक क्रियाशील है, तो जिंक का लेप न होकर टीन का लेप होता है। तो इसका तो आंसर हमने लिख दिया है यहाँ पर। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है। तो वह कौन सी धातु होती है जो हाइड्रोजन से अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करती है, तो वह धातु होती है मैग्नीशियम। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 ये कह रहा है कि लेड नाइट्रेट का सूत्र है। तो लेड नाइट्रेट का जो सूत्र होता है वो PbNO3 ट्वाइस होता है, तो यही जो है आपका लेड नाइट्रेट का सूत्र है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 ये कह रहा है ब्यूटेनोन में क्रियात्मक समूह है। ब्यूटेनोन में क्रियात्मक समूह है, तो देखिए ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। ब्यूटेनोन में क्रियात्मक समूह जो है C+O जो है होता है। ठीक है, 15वां जो क्वेश्चन है कि एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम होता है। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है, एथेनोइक अम्ल होता है ना। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है, एथेनोइक अम्ल होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में, निम्नलिखित में से एल्डिहाइड है। ठीक है ना, निम्नलिखित में से एल्डिहाइड का जो नाम होता है ना वह होता है मेथेनल। मेथेनल जो होता है ना वह एल्डिहाइड ग्रुप का एक जो है तत्व होता है, अर्थात ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मनुष्य के हृदय में कक्षों, कोष्ठकों या वेश्म की संख्या होती है, अर्थात मनुष्य के हृदय में चैम्बरों की संख्या कितनी होती है। तो चैम्बरों की संख्या 4 होती है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 18 नंबर का जो क्वेश्चन है कि फेफड़ों में शुद्ध रक्त आता है। फेफड़ों में शुद्ध रक्त आता है कहाँ से, बाएं अलिंद में, बाएं अलिंद में आता है ना, बाएं अलिंद में फेफड़ों में शुद्ध रक्त आता है, बाएं अलिंद में। तो ऑप्शन ए आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ऊर्जा की मुद्रा है। ऊर्जा की मुद्रा क्या है, तो ATP ऊर्जा की मुद्रा होती है ना, ATP ऊर्जा की मुद्रा है, अर्थात ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए कि यकृत स्रावित करता है, मतलब यकृत जो होता है, जो लीवर होता है, उससे कौन सा पदार्थ निकलता है।
तो लीवर से पीत रस का निर्माण होता है, अर्थात ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या होती है। मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है? 3 जोड़ी होती है ना। मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या 3 जोड़ी होती है। अगला प्रश्न है 22। मनुष्य में दुग्ध ग्रंथि का रूपांतरिक रचना है अथवा कौन सी त्वचीय ग्रंथि स्तन ग्रंथि के रूप में परिवर्तित होती है? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, तेल ग्रंथि की, है ना। तेल ग्रंथि की जो मनुष्य में दुग्ध ग्रंथि रूपांतरित संरचना क्या है? वह तेल ग्रंथि की है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए कि मनुष्य में ब्रिक मतलब गुर्दा मतलब किडनी, मनुष्य में ब्रिक एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। ब्रिक क्या करता है? उत्सर्जन करता है ना। पेशाब का, यूरिन का जो है किडनी जो उत्सर्जन करता है, अर्थात ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। केवल जल में घुलनशील विटामिन होता है। तो केवल जल में घुलनशील विटामिन क्या होता है? ए, डी, के, सी दिया हुआ है। तो विटामिन सी जो होता है ना वो जल में घुलनशील होता है, अर्थात बी और सी ये दो ऐसे विटामिन हैं जो जल में घुलनशील होते हैं। तो ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, वो किसमें होता है? वह होता है ईस्ट में। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पराग कोष में होते हैं, ठीक है ना। पराग कोष में क्या होते हैं? पराग कोष में पराग कण होते हैं। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है। डीएनए पाया जाता है। डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए पाया जाता है केंद्रक में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन है। पुरुष में लिंग गुणसूत्र होता है। तो पुरुष में जो लिंग गुणसूत्र होता है वह XY होता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्त्री में जो लिंग गुणसूत्र होता है वह XX होता है, लेकिन पुरुष में X और Y होता है, ठीक है ना। स्त्री में XX होता है, पुरुष में XY होता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में जाइगोट के गुणसूत्रों की संख्या होती है। जाइगोट के गुणसूत्रों की संख्या होती है X का 2 गुना, अर्थात ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। आनुवंशिकता के प्रयोग के लिए मेंडल ने निम्न में से किस पौधे का उपयोग किया था? आनुवंशिकता के प्रयोग के लिए मेंडल ने मटर के पौधे का उपयोग किया था। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। मेंडल के अनुसार मटर के बौने पौधे का जीन प्रारूप होता है। मेंडल के अनुसार मटर के बौने पौधे का जीन प्रारूप होता है। अगर दोनों स्मॉल टी दिया होगा तो यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोनों स्मॉल टी लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है, तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है ना, तो R बराबर 2F होता है। R बराबर 2F। तो F दिया है 10 और 10 का 2 में गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 20 सेमी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए कि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी F और वक्रता त्रिज्या में अभिष्ट संबंध है। तो अभी मैं यहाँ देखिए R बराबर 2F होता है। R बराबर 2F होता है, तो R बराबर 2F है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कांच का जो अपवर्तनांक होता है वो जिस रंग के लिए अधिकतम होता है वह होता है बैगनी रंग। तो बैगनी रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक का मान क्या होता है? अधिकतम होता है, ठीक। 35 क्वेश्चन है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। तो कांच में जिसका अपवर्तनांक 1.5 है में प्रकाश की चाल होगी, ठीक है ना। देखिए सूत्र होता है N बराबर C/V। तो N का मान दे दिया 1.5 और C का मान दे दिया 3 × 10⁸ और बटे हो गया V, ठीक है ना। तो अब हम इसको लिख सकते हैं 1.5 को हम लिख सकते हैं 15/10 और यहाँ लिख सकते हैं 3 × 10⁸ V, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए 3 से 15 5 बार में कट जाएगा, ठीक है ना। 5 से 10 2 बार में कट गया। अब क्रॉस गुणा कर देंगे। जब क्रॉस गुणा करेंगे तो V बराबर 2 × 10⁸ हो जाएगा। 2 × 10⁸ होगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वह रेटिना पर बनता है। कहाँ बनता है? रेटिना पर। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। रेटिना का दूसरा नाम भी दृष्टिपटल होता है। दृष्टिपटल इस नाम से भी पूछ सकता है। रेटिना पर बनता है। मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना बनता है। रेटिना को छोड़कर दृष्टिपटल भी दे सकता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। स्वस्थ नेत्र का निकट बिंदु होता है। कोई भी नेत्र अगर स्वस्थ है तो वह कम से कम कितनी दूरी पर किसी वस्तु को स्पष्ट देख सकता है? तो वह होता है 25 सेमी, ठीक है ना। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 38 देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है। दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है। जिस किसी के भी आंख में अगर दूरदृष्टि दोष है तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है रेटिना के पीछे बनता है, ठीक है ना। रेटिना के पीछे दूरदृष्टि दोष में जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना के पीछे बनता है और निकट दृष्टि दोष में जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना के आगे बनता है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए कि चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है। चंद्रमा से देखने पर आकाश कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
निकट दृष्टि दोष तथा दूर दृष्टि दोष के निवारण हेतु किन लेंसों का उपयोग किया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष के लिए हम अवतल लेंस का उपयोग करते हैं और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 41। विद्युत आवेश का मात्रक है। विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, प्रतिरोध का मात्रक है, तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, अर्थात ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या होगी। 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या होती है 3.6 × 10⁻6 है ना, जूल होता है। तो ये देखिए ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो, 3.6 × 10⁻6। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए कि एक अश्व शक्ति बराबर होता है, एक अश्व शक्ति में 746 वाट होता है। एक अश्व शक्ति में 746 वाट होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 45 जो क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पद वैद्युत शक्ति को निरूपित करता है? वैद्युत शक्ति मतलब वैद्युत सामर्थ्य P बराबर VI होता है, अर्थात VI जो है वैद्युत सामर्थ्य को प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए कि एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है, एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों। एक गतिमान आवेशित कण क्या उत्पन्न करता है? चुंबकीय और वैद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, देखिए यहाँ 3 मात्रक लिखा गया है, न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर, न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर, या टेस्ला, या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, है ना। ये 3 जो है मात्रक यहाँ पर लिखे गए हैं, ठीक है ना। ये तीनों मात्रक जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के मात्रक हैं। देखिए 48 क्वेश्चन है, लघु पतन के कारण परिपथ में विद्युत धारा का मान, जब किसी कारणवश से मेन तार और न्यूट्रल तार दोनों चिपक जाते हैं तो उस कंडीशन में लघु पतन होता है, शॉर्ट सर्किट होता है, और उस केस में विद्युत धारा का मान बहुत बढ़ जाता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, निम्न में से कौन से समूहों में केवल जैव निम्नकरणीय पदार्थ हैं? जैव निम्नकरणीय पदार्थ क्या होते हैं? वे पदार्थ जो जीवों द्वारा नष्ट कर दिए जाते हैं जैव निम्नकरणीय पदार्थ कहलाते हैं। घास, पुष्प मतलब फूल होता है, घास, पुष्प, चमड़ा, तो ये है जैव निम्नकरणीय पदार्थ, क्योंकि ये जीवों द्वारा नष्ट हो सकता है। घास, लकड़ी, प्लास्टिक, तो ये जो है घास और लकड़ी तो हो सकता है लेकिन प्लास्टिक नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो बी जो है आपका नहीं होगा। फलों के छिलके, केक, नींबू का रस, ये जो है जैव निम्नकरणीय पदार्थ है, जीवों द्वारा नष्ट हो सकता है। केक, लकड़ी, घास ये हो सकता है। तो ऑप्शन ए, सी और डी, ये 3 ऑप्शन आपके राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है ना। ये ऐसे पदार्थ हैं जो जीवों द्वारा नष्ट हो सकते हैं, तो इनको जैव निम्नकरणीय पदार्थ कहते हैं। अब देखिए 50वां जो लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? तो आहार श्रृंखला का निर्माण करने का मतलब ये होता है कि किसमें जो है खाद्य श्रृंखला बन रही है। घास, गेहूँ, आम, इसमें तो नहीं बन रहा है, या घास, बकरी, मानव, देखिए इसमें आहार श्रृंखला बन रहा है। घास को बकरी खाती है, बकरी को मानव खाता है, तो ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो ये जो है खाद्य श्रृंखला बना रहे हैं, अर्थात ये आहार श्रृंखला बना रहे हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे 50 अति महत्वपूर्ण बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।